नमस्कार। आज तारीख है 26 जून 2025 और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। नमस्कार। आज हम रोज की तरह दिन भर की उन अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, और ये जानकारी हमने जुटाई है देश और दुनिया के सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एसोसिएटेड प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई। बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि उस खबर के हर पहलू को समझना, उसका विश्लेषण करना है, ताकि एक मजबूत पर्सपेक्टिव बन सके। हाँ, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ तथ्य रटना काफी नहीं होता, आपको मुद्दों की समझ होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। चीन के किंगडाओ शहर में कुछ हलचल हुई है। जी, वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एससीओ कहते हैं, उसके रक्षा मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। एससीओ? हाँ, ये तो काफी महत्वपूर्ण संगठन है यूरेशिया के लिए। बिल्कुल। इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। तो ये बैठक ऐसे समय में हुई जब माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था। गरमाया हुआ किस लिहाज से? एक तो पश्चिम एशिया में इजराइल ईरान के बीच जो तनाव था, उसके बाद एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर चल रहा था, और दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा अपना सीमा विवाद तो है ही। अच्छा, तो इस बैठक में भारत की तरफ से कौन गया और हमारा रुख क्या रहा? भारत की तरफ से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी गए थे, और उन्होंने भारत का पक्ष बहुत ही मजबूती से और साफ तौर पर रखा। इसे हम कह सकते हैं भारत की असर्टिव विदेश नीति का एक और उदाहरण। असर्टिव मतलब क्या मुद्दे उठाए उन्होंने? सबसे बड़ा मुद्दा था आतंकवाद का। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड मतलब डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। ये इशारा जाहिर है पाकिस्तान की तरफ था। उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया। अभी जिक्र किया, जैसे पहलगाम हमला जो अप्रैल 22 को हुआ था, और उसके जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था मई 7 को, उसका भी जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, इसका जिक्र एससीओ मंच पर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने सार्वजनिक तौर पर सीमा पार जाकर की गई सैन्य कार्रवाई को स्वीकारा। ये दिखाता है कि भारत का सुरक्षा सिद्धांत अब बदल रहा है। हम अब प्रीएम्प्टिव और डिटरेंट कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा जिक्र करना जरूरी है। ये तो बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कट्टरता मतलब रेडिकलाइजेशन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार, या WMDs के आतंकवादियों के हाथ लगने के खतरे पर भी चिंता जताई। एक और बात सुनने में आई कि भारत ने बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान, जॉइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं की। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? वजह थी उस बयान में आतंकवाद पर इस्तेमाल की गई भाषा। भारत को लगा कि वो भाषा काफी कमजोर है। शायद चीन और पाकिस्तान के दबाव में उसे नर्म कर दिया गया था। अच्छा। तो भारत ने कहा कि हम ऐसी भाषा से सहमत नहीं हैं जो आतंकवाद की समस्या को कमतर आंकती हो। ये दिखाता है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता। ये शब्द आजकल काफी सुनाई देता है। जी, इसका मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा, किसी गुट या देश के दबाव में आए बिना अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। पहले भी हमने देखा है कैसे भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI, खास तौर पर उसके हिस्से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का विरोध किया था। हाँ, क्योंकि वो हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है ना, CPEC जो है। एकदम सही। तो भारत एससीओ जैसे मंच पर भी अपने सिद्धांतों और सुरक्षा हितों से समझौता नहीं कर रहा। ये चीन के लिए भी एक तरह का कूटनीतिक संदेश है कि वो एससीओ पर अपना दबदबा नहीं बना सकता। इस पर पाकिस्तान और चीन की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? पाकिस्तान ने तो जाहिर है भारत के आरोपों को नकारा। उनकी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को काउंटर करने के लिए अपने किसी पुराने ऑपरेशन बुनियान अम मरसूस का नाम उछाला। अच्छा, ऑपरेशन बुनियान अम मरसूस। हाँ, वो उनकी अपनी कहानी है। चीन के लिए ये थोड़ा झटका था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के दरवाजे फिर से खुले हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने एससीओ में काफी परिपक्व और सधा हुआ रुख दिखाया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहा है। दोस्ती सबसे,
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। चलिए अब एससीओ से निकलकर पश्चिमी एशिया की तरफ चलते हैं। वहाँ इजराइल और ईरान के बीच तनाव कुछ कम हुआ है। एक सीज फायर या संघर्ष विराम की खबर थी। जी, एक सीज फायर तो हुआ है जो अमेरिका ने मध्यस्थता करते करवाया है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक है। पिछले 12 दिन काफी तनाव भरे रहे। क्या हुआ था इन 12 दिनों में, थोड़ा विस्तार से बताएं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को, जब इजराइल ने ईरान की कुछ परमाणु सुविधाओं मतलब इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। उसके बाद तनाव बढ़ता गया और फिर 22 जून को अमेरिका ने सीधे दखल दिया। उन्होंने ईरान के फोर्डो, नतान्स और इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका का सीधा हमला। फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। 23 जून को उन्होंने कतर में अमेरिका के अल उदैद बेस और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। ईरान ने इसे अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री कहा। बाप रे, अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री, मतलब ये तो सीधा टकराव हो गया दो देशों के बीच। जी, ये बहुत गंभीर स्थिति थी। पहले प्रॉक्सी वॉर चलती थी, अब सीधा स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसीलिए अमेरिका और कतर जैसे देशों ने तुरंत बीच बचाव करके ये सीज फायर करवाया। लेकिन ये कितना टिकराऊ लगता है। और वो जो परमाणु डील थी, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, संयुक्त व्यापक कार्य योजना, उसका क्या होगा अब? देखिए, सीज फायर बहुत नाजुक है। दोनों तरफ से उल्लंघन की खबरें भी आईं शुरू में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसमें दखल दिया। रही बात JCPOA की, तो वो तो अब लगभग खत्म ही समझ लीजिए। खत्म? हाँ, क्योंकि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब IAEA के साथ अपना सहयोग निलंबित कर दिया है। बिना IAEA की निगरानी के JCPOA का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख रहा? भारत ने बहुत ही संतुलित बयान दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय MEA ने सीज फायर का स्वागत किया और कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत और कूटनीति, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से हल निकालना चाहिए। ये तो भारत की पुरानी नीति है, संतुलन बनाए रखना। जी हाँ, और ये जरूरी भी है। भारत के लिए ये मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण की परीक्षा है। देखिए, इजराइल हमारा बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता, आर्म्स बायर है। ईरान से हमारे ऊर्जा संबंध है और चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट है जो मध्य एशिया के लिए अहम है। चाबहार पोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिक है। और अमेरिका? अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार है। तो भारत किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। हमें तीनों के साथ अपने रिश्ते साध कर चलने पड़ते हैं। एक और चिंता खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की भी होगी। बिल्कुल, खाड़ी देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है। इसीलिए जैसे ही तनाव बढ़ा, भारत ने तुरंत ऑपरेशन सिंधी शुरू किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। ऑपरेशन सिंधु, ये नाम याद रखना होगा। जी, ये दिखाता है कि भारत अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इस पूरे संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर, खासकर तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ा? असर तो पड़ा। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, तेल की कीमतों में उछाल आया। डर ये था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो गया, जहां से दुनिया का काफी तेल गुजरता है, तो सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत ही अहम चोक पॉइंट है। बिल्कुल, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। हमने रूस और अमेरिका से भी तेल का आयात बढ़ाया है। साथ ही हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हैं, जो ऐसी आपात स्थिति में काम आते हैं। तो मतलब हमने स्थिति संभाल ली। हाँ, कुछ हद तक बाजार में थोड़ी अस्थिरता, मार्केट वॉलेटिलिटी आई थी, लेकिन सीज फायर, संघर्ष विराम की खबर के बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है। लेकिन ये संकट अभी टला नहीं है। पश्चिम एशिया में शांति अभी दूर की कौड़ी लगती है। सही कहा, ये अस्थायी राहत है। ये दिखाता है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी सुरक्षा पर लगातार काम करते रहना होगा। एकदम सही। चलिए अब जरा धरती से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आई है एक्सियम 4 मिशन को लेकर। जी हाँ, ये तो पूरे देश के लिए गर्व का पल है। भारतीय वायुसेना IAF, इंडियन एयरफोर्स जी के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, वो सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच गए हैं। वाह, ये तो ऐतिहासिक है। राकेश शर्मा जी के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में कितने साल हो गए? पूरे 41 साल बाद।
राकेश शर्मा जी 1984 में सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत गए थे और अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के तौर पर ISS पर हैं। आज ही 26 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे उनका यान ISS से जुड़ा, मतलब डॉक हुआ। एक्सियम 4 ये इसरो का मिशन है? नहीं, ये असल में एक निजी अमेरिकी कंपनी है, एक्सियोम स्पेस उनका मिशन है। X4 उनका चौथा मिशन है ISS के लिए। अच्छा, तो ये भारत के अपने मानव मिशन गगनयान से कैसे जुड़ा है? ये गगनयान के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। इसरो ने एक्सियोम स्पेस के साथ समझौता किया था, जिसके तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला को इस मिशन पर भेजा गया है। उनके अनुभव गगनयान की तैयारी में बहुत काम आएंगे। इसे आप गगनयान के लिए एक ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। समझ गया। तो ये X4 मिशन किस रॉकेट से गया और कौन सा यान इस्तेमाल हुआ? इसके लिए एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के भरोसेमंद फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। फैल्कन 9, हाँ, ये तो बहुत कामयाब रॉकेट है। बिल्कुल। और जो अंतरिक्ष यान क्रू को ISS तक ले गया वो है SpaceX का ही क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम ग्रेस रखा गया है। क्रू ड्रैगन ग्रेस, इस मिशन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के अलावा और कौन-कौन है? ये एक मल्टीनेशनल क्रू है। इसमें अमेरिका, भारत के अलावा पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। ये लोग ISS कर करीब 14 दिन बिताएंगे। 14 दिन? तो वहां वो करेंगे क्या? सिर्फ रहेंगे या कुछ काम भी है? नहीं, ये सिर्फ सैर सपाटा नहीं है। ये एक रिसर्च इंटेंसिव उड़ान है। इस मिशन पर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने हैं। 60 से ज्यादा? और इसमें भारतीय प्रयोग भी हैं? हाँ, यही तो खास बात है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ISS पर 7 प्रयोग करेंगे जो इसरो ने तैयार किए हैं। ये सारे प्रयोग गगनयान मिशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस तरह के प्रयोग हैं ये? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जी, इनमें बायोएस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बेस्ड लाइफ साइंसेज पर फोकस है। जैसे माइक्रोग्रेविटी में फसल के बीजों, क्रॉप सीड्स और अंकुरों, स्प्राउट्स पर क्या असर होता है। माइक्रो एल्गी का अध्ययन है। दिलचस्प। और मायोजेनेसिस यानी मांसपेशियां कैसे बनती हैं, इस पर प्रयोग है। टार्डिग्रेड्स जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं, उन पर अध्ययन है। डायबिटीज और कैंसर रिसर्च से जुड़े प्रयोग भी हैं और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन पर भी काम होगा। वाह, मतलब विज्ञान के लिहाज से भी ये मिशन काफी अहम है। बिल्कुल। भारत के लिए इसके कई मायने हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, गगनयान के लिए अनुभव मिलेगा। दूसरा, ये भारत के उभरते हुए निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। वो कैसे? देखिए, एक्सियोम स्पेस जैसी कंपनियों के साथ काम करने से भारतीय कंपनियों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाल ही में एक्सियोम स्पेस ने भारत की एक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के साथ एक MOU समझौता ज्ञापन भी साइन किया है। स्काईरूट एरोस्पेस, ये तो वही है जिन्होंने भारत का पहला निजी रॉकेट बनाया था? जी हाँ, वही। तो ये दिखाता है कि भारतीय स्पेस सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं। तीसरा, ये मिशन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष साझेदारी, स्पेस पार्टनरशिप को भी और मजबूत करेगा। सही कहा। तो ये मिशन सिर्फ एक व्यक्ति के अंतरिक्ष जाने की कहानी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी प्रतीक है। एकदम सही। भारत ने एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म, वाणिज्यिक मंच का इस्तेमाल करके अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को तेज गति दी है। ये एक स्मार्ट कदम है। बिल्कुल। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब जरा जमीन पर आते हैं और चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड की तरफ। वहां भी आज एक ऐतिहासिक दिन है ना? जी हाँ, आज नागालैंड के लिए वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। वहाँ 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अर्बन लोकल बॉडी यानी ULB के चुनाव हुए हैं। 20 साल? इतनी लंबी देरी क्यों? हाँ, 20 साल। और इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक बात यह है कि ये चुनाव पहली बार 33% महिला आरक्षण के साथ हुए हैं। 33% महिला आरक्षण? वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। ये महिला सशक्तिकरण और जमीनी लोकतंत्र, ग्रासरूट डेमोक्रेसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर नागालैंड जैसे राज्य के लिए। ये GS पेपर 2 और GS पेपर 1 दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 33% आरक्षण लागू होना एक मील का पत्थर है। लेकिन ये 20 साल की देरी क्यों हुई?
क्या वजह थी? ये एक लंबी और जटिल कहानी है। असल में ये एक संवैधानिक टकराव, कॉन्स्टिट्यूशनल टसल का मामला था। संवैधानिक टकराव किनके बीच? टकराव था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1992 में आया था, और नागालैंड को मिले विशेष दर्जे वाले आर्टिकल 371A के बीच। अच्छा, 74th संशोधन तो वो है जो नगर पालिकाओं और नगर निगमों यानी ULB की बात करता है और उनमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य बनाता है। जी, लेकिन आर्टिकल 371A, अनुच्छेद 371A नागालैंड को विशेष प्रावधान देता है। इसके तहत संसद का कोई भी कानून जो नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया या जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हो, वो तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसे पारित न कर दे। ओ, तो मतलब नागा पारंपरिक संस्थाओं ने महिला आरक्षण का विरोध किया। बिल्कुल। नागालैंड की जो प्रमुख जनजातीय संस्थाएं हैं, जिन्हें होहोस कहा जाता है, उनका तर्क था कि महिला आरक्षण उनकी पितृसत्तात्मक पारंपरिक कानूनों, पेट्रियार्कल कस्टमरी लॉज के खिलाफ है, और आर्टिकल 371A इसका संरक्षण करता है। ये तो बड़ा पेचीदा मामला था। हाँ, 2004 में चुनाव हुए थे, लेकिन बिना आरक्षण के। फिर 2017 में जब आरक्षण के साथ चुनाव कराने की कोशिश हुई तो बहुत हिंसा हुई, सरकार को पीछे हटना पड़ा। 2023 में तो राज्य सरकार ने पुराना म्युनिसिपल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम ही रद्द कर दिया था। तो फिर ये चुनाव अब कैसे संभव हुए? इसका श्रेय जाता है नागा मदर्स एसोसिएशन, NMA, नागा मदर्स एसोसिएशन। जी, ये महिलाओं का एक शक्तिशाली संगठन है। उन्होंने महिला आरक्षण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और राज्य सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया। आखिरकार नवंबर 2023 में नया म्युनिसिपल बिल पारित हुआ, जिसमें 33% महिला आरक्षण शामिल था, और उसी के तहत आज ये चुनाव हुए हैं। NMA का संघर्ष रंग लाया। ये तो वाकई लोकतंत्र और महिला अधिकारों की जीत है। चुनाव के नतीजे कैसे रहे? मतदान कैसा रहा? मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा, लगभग 81.98%। हालांकि पूर्वी नागालैंड, ईस्टर्न नागालैंड के कुछ इलाकों ने अलग राज्य की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। और महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन? शानदार, कुल 91 महिलाएं चुनकर आई हैं। 91? जी, ये तो 33% कोटे से भी ज्यादा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। 33% कोटे के तहत आरक्षित सीटों के अलावा 8 महिलाएं सामान्य सीटों, जनरल सीट से भी जीत कर आई हैं। ये दिखाता है कि लोगों ने भी महिला नेतृत्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा सीटें सत्ताधारी NDPP को मिली, फिर निर्दलीय और BJP का नंबर रहा। ये तो बहुत सकारात्मक खबर है। लेकिन क्या अब सब आसान हो जाएगा? आगे क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हैं। पहली चुनौती तो यही है कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्ता, पेट्रियार्की से निपटना होगा। हो सकता है चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को अब भी प्रतिरोध का सामना करना पड़े। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी चुनौती है शासन का बोझ, बर्डन ऑफ गवर्नेंस। शहरों में विकास की बहुत ज़रूरत है। सड़कें, सफाई, मास्टर प्लान बनाना, राजस्व बढ़ाना, रेवेन्यू जनरेशन, इन नए प्रतिनिधियों को ये सब काम करने होंगे। और शायद उनके पास अनुभव की कमी हो। बिल्कुल। इसलिए तीसरी चुनौती है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। इन नए प्रतिनिधियों, खासकर महिलाओं को ट्रेनिंग और सहयोग की जरूरत होगी ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सकें। तो मतलब चुनाव होना एक बड़ी जीत है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा। एकदम सही। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, संवैधानिक सिद्धांतों की जीत है, लेकिन जमीनी लोकतंत्र और लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस को हकीकत बनाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल सही। चलिए अब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आते हैं। एक ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी यानी वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत चल रही है, उसमें भारत का क्या रुख है? जी, ये आजकल एक बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाने पर बातचीत चल रही है। अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी IEEFA की एक रिपोर्ट आई है। IEEFA, उनकी रिपोर्ट में क्या है?
IEEFA का कहना है कि अगर इस संधि को वाकई सफल बनाना है तो इसमें सख्त व्यापार उपाय ट्रेड मेजर्स शामिल करने होंगे। व्यापार उपाय मतलब प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने सामान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ नियम और पाबंदियां लगानी होंगी। उनका तर्क है कि प्लास्टिक का बाजार पूरी तरह ग्लोबलाइज्ड है। अगर सिर्फ कुछ देश नियम सख्त करेंगे और बाकी नहीं, तो प्लास्टिक उत्पादन उन देशों में शिफ्ट हो जाएगा जहां नियम ढीले हैं। इसे पोल्यूशन हेवन प्रभाव कहते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। बिल्कुल। IEFA इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उदाहरण दे रहा है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को रोकने में कामयाब रहा था। वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण को भी प्लास्टिक उत्पादन, प्लास्टिक प्रोडक्शन की समस्या के तौर पर देखना होगा और शुरुआत में ही यानी प्राथमिक प्लास्टिक पॉलीमर के उत्पादन पर लगाम लगानी होगी। लेकिन क्या सभी देश इससे सहमत हैं? भारत का क्या कहना है? पर मतभेद है। भारत और उसके जैसे विकासशील देशों का एक समूह है, लाइक माइंडेड ग्रुप, जिसमें चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल है। ये देश प्राथमिक प्लास्टिक पॉलीमर के उत्पादन पर किसी भी तरह की बाध्यकारी सीमा, बाइंडिंग लिमिट लगाने के खिलाफ है। क्यों? उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। उनका कहना है कि प्लास्टिक कई उद्योगों के लिए जरूरी है और विकासशील देशों को अपने विकास के लिए इसकी जरूरत है। वो मानते हैं कि हर देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी के तहत अपनी नीतियां तय करने का अधिकार होना चाहिए। इसे कंट्री ड्रिवन अप्रोचेस, देश संचालित दृष्टिकोण कहते हैं। तो फिर उनके हिसाब से समस्या का हल क्या है? उनका जोर डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट पर है। मतलब प्लास्टिक बन जाने के बाद क्या होता है, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR को लागू करना। EPR ये क्या है? EPR का मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक उत्पाद बना रही है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल के बाद उस प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकिल या सही तरीके से नष्ट करें। भारत में EPR लागू भी हो चुका है। तो ये देश प्लास्टिक प्रदूषण को प्लास्टिक उत्पादन की नहीं बल्कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या के तौर पर देखते हैं। तो ये तो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला विभाजन दिख रहा है। विकसित देश उत्पादन कम करने पर जोर दे रहे हैं और विकासशील देश कह रहे हैं कि हमें विकास करने दो, हम कचरा मैनेज कर लेंगे। हाँ, मोटे तौर पर यही स्थिति है। संधि पर बातचीत का अंतिम दौर अगस्त 2025 में होना है। लगता है कि बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, एक समझौता होगा। भारत को अपने विकास के हितों और पर्यावरण की चिंता के बीच संतुलन साधना होगा। सही है। पर्यावरण से जुड़ा एक और मुद्दा है मानव वन्य जीव संघर्ष, खासकर बाघों के साथ। इस पर भी कुछ नई पहल हुई है? जी हाँ, हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOACC ने एक नई पायलट स्कीम शुरू की है। इसका खास फोकस उन बाघों पर है जो टाइगर रिजर्व्स के बाहर रह रहे हैं और जिनकी वजह से मानव बाघ संघर्ष बढ़ रहा है। अच्छा, टाइगर रिजर्व्स के बाहर वाले बाघ, ये कितने हैं? देखिए, ये एक तरह से प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का साइड इफेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर, उसकी सफलता का साइड इफेक्ट, वो कैसे? प्रोजेक्ट टाइगर बहुत कामयाब रहा है। बाघों की आबादी बढ़कर अब लगभग 3682 हो गई है। 3682, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो है, लेकिन समस्या ये है कि अब टाइगर रिजर्व्स उनके लिए छोटे पड़ रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 30% बाघ अब अभयारण्यों के बाहर इंसानी बस्तियों के आसपास के जंगलों या खेतों में रह रहे हैं। 30%, तो जाहिर है संघर्ष तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। ह्यूमन टाइगर इंटरफेस बढ़ गया है। बाघ गांवों में घुसकर मवेशियों का शिकार, लाइव स्टॉक प्रेडेशन कर लेते हैं और कभी-कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच बाघों के हमले में 382 लोगों की जान गई है। ये एक तरह से सेकेंड जनरेशन कंजर्वेशन प्रॉब्लम, दूसरी पीढ़ी की संरक्षण समस्या है। तो ये नई योजना इस समस्या से कैसे निपटेगी? इसका नाम क्या है? इसे आप कह सकते हैं टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ योजना। ये अभी 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। पैसा कहाँ से आएगा और लागू कौन करेगा? इसके लिए पैसा कैंपा,
नेशनल कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण फंड से दिया जा रहा है। कैंपा, हाँ ये तो वनीकरण के लिए बना फंड है। जी, और इसे लागू करेंगे राज्यों के वन विभाग, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए। एनटीसीए, ये तो बाघ संरक्षण की मुख्य संस्था है। बिल्कुल। इस पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के 80 वन प्रभागों, फॉरेस्ट डिविजन्स को चुना गया है जो 10 राज्यों में फैले हैं। इनमें वो इलाके शामिल हैं जहां संघर्ष ज्यादा होता है, जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर, उत्तर प्रदेश का दुधवा पीलीभीत बेल्ट, केरल का वयनाड। और इसमें किया क्या जाएगा? पहले से क्या अलग होगा? पहले का नजरिया ज्यादातर रिएक्टिव था, मतलब घटना होने के बाद मुआवजा देना या बाघ को पकड़ना। अब का नजरिया प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। प्रोएक्टिव मतलब संघर्ष होने से पहले ही कदम उठाना, जैसे रिजर्व के बाहर के इलाकों में बाघों के लिए शिकार का आधार बढ़ाना, प्रे बेस ऑगमेंटेशन, ताकि वो गांव की तरफ ना आए। बाघों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना, मॉनिटरिंग, जिसके लिए तकनीक का इस्तेमाल होगा। और अगर कोई बाघ इंसानी बस्ती के पास आता है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम्सों को मजबूत करना। ये तो संरक्षण की रणनीति में एक बड़ा बदलाव लग रहा है, फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन से हटकर। हाँ बिल्कुल। पहले हम सोचते थे कि बाघों को बस रिजर्व की चारदीवारी, किले में सुरक्षित रखो, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हमें पूरे लैंडस्केप लेवल अप्रोच, परिदृश्य स्तरीय दृष्टिकोण पर काम करना होगा। मतलब रिजर्व के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों को भी मैनेज करना होगा। इसमें अलग अलग सरकारी विभागों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत जरूरी होगी। सही है, तो ये एक जरूरी और अच्छी पहल लगती है। हाँ, ये एक जरूरी पॉलिसी इनोवेशन यानी नीति नवाचार है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है, स्थानीय समुदायों का कितना सहयोग मिलता है और क्या इसके लिए आगे भी लगातार फंडिंग मिलती रहेगी। ये बाघों और इंसानों दोनों के सुरक्षित भविष्य के लिए अहम कदम है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसी खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फैक्टोपीडिया सेगमेंट। जी, तो पहली खबर अर्थव्यवस्था से। पश्चिम एशिया में सीज फायर संघर्ष विराम की खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई। निफ्टी 25,300 के करीब पहुंच गया और सेंसेक्स में भी 150 अंकों की बढ़त देखी गई। हालांकि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। अच्छा, और कॉर्पोरेट जगत से? रक्षा और ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनी है रैफे एम्फिबर, उसे $100 मिलियन की बड़ी फंडिंग मिली है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। शानदार। IPOs के बारे में कुछ? हाँ, कई कंपनियों के IPO खुले हैं या खुलने वाले हैं। ग्लोब सिविल, HDB फाइनेंशियल, ProFX और इंडोगल्फ। ठीक है। पर्यावरण और ऊर्जा। एक रिपोर्ट आई है iForest की, जिसके मुताबिक असम में रूफटॉप सोलर की काफी क्षमता है। ACNUPC रिन्यूएबल्स नाम की कंपनी राजस्थान और कर्नाटक में बड़े नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा रही है और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में अब 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और देश संरक्षण में नेतृत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल ईरान सीजफायर संघर्ष विराम फिलहाल जारी है, अगले हफ्ते बातचीत होनी है। उधर केन्या में टैक्स बढ़ाने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 8 लोगों की मौत की खबर है। और राष्ट्रीय स्तर पर? हिमाचल में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO बैठक में हिस्सा लेकर लौटे हैं और रांची में एक बाघ को बचाया गया है। ठीक है, ये थे कुछ जरूरी तथ्य। अब कार्यक्रम के आखिर में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सवाल। हाँ, आज का सवाल नागालैंड चुनाव पर आधारित है। सवाल है, नागालैंड ULB चुनाव 74वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 371A के बीच संघर्ष को उजागर करते हैं। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में जमीनी स्तर पर शासन और लैंगिक न्याय पर इसके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 150 शब्द 15 अंक। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप नागालैंड ULB इलेक्शंस का संदर्भ देंगे और 74th अमेंडमेंट वर्सेस आर्टिकल 371A के टकराव को संक्षेप में बताएंगे। ठीक है, फिर बॉडी में? बॉडी में आप 2 हिस्से कर सकते हैं।
पहले हिस्से में चैलेंजेस बताएं, जैसे सोशल रेजिस्टेंस यानी परंपरागत संस्थाओं का विरोध, लीगल एम्बिग्युइटी यानी आर्टिकल 371A की व्याख्या से जुड़ी है, और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स यानी कहीं ये आरक्षण सिर्फ टोकनिज्म बनकर ना रह जाए। और दूसरे हिस्से में अपॉर्चुनिटीज बताएं, जैसे स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाना, जेंडर जस्टिस यानी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, और ये चुनाव कैसे दूसरे विशेष दर्जा वाले राज्यों के लिए एक टेम्पलेट फॉर रेजोल्यूशन बन सकता है। और कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि ये चुनाव निश्चित रूप से एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, लेकिन असली सफलता के लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत होगी, जिसमें क्षमता निर्माण, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सोच में बदलाव शामिल है। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी, तो ये थी आज की हमारी चर्चा 26 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। हाँ, हमने बात की एससीओ में भारत के मजबूत रुख की, पश्चिम एशिया के नाजुक हालात और भारत पर उसके असर की। हमने एक्सियोम 4 मिशन के जरिए भारत की अंतरिक्ष में वापसी और गगनयान के लिए उसके महत्व को समझा। नागालैंड में हुए ऐतिहासिक यूएलबी चुनावों और महिला आरक्षण की जीत पर चर्चा की। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चल रही बहस और भारत की दुविधा को जाना। और बाघों के संरक्षण में आ रही नई चुनौतियों और सरकार की नई पहल को भी समझा। ये सारे मुद्दे ना सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, हर विश्लेषण, हर चर्चा आपको मसूरी के और करीब ले जाती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये समझ बनाने की प्रक्रिया है। तो हमारी सलाह यही है कि इस चर्चा को हो सके तो दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और इन मुद्दों पर और ज्यादा पढ़ें और सोचें। जी हाँ। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम ये काम जारी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, हमारी सारी जानकारी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एसोसिएटेड प्रेस एपी, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई विश्वसनीय और प्रतिष्ठित स्रोतों पर आधारित होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। जिस तरह नागालैंड में एनएमए जैसी संस्थाओं और महिलाओं ने दशकों तक संघर्ष करके संवैधानिक और सामाजिक बाधाओं को पार करके अपना हक हासिल किया, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो और कोशिश लगातार जारी रहे तो बदलाव लाया जा सकता है। सही कहा। तो सोचिए, आपके अपने जीवन में या समाज में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना आप इसी तरह के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से कर सकते हैं? बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।